हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी पीसीएल के लिए बेसिकली हमने फोकस किया हुआ है, और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके लिए, उसके अंदर हम ऑडिटिंग का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर ऑलरेडी 3 पार्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसके अंदर हमने 75 MCQ को डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आज हम 25 MCQ नेक्स्ट वाले वो डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जामिनेशन के अंदर यही MCQ देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पुराने पार्ट आपने नहीं देखे हुए हैं तो उसको देख लीजिए, उसकी अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, राइट। चलिए, जो आज का क्वेश्चन है वो है आपका, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू डैश टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। अब यहाँ पे बोला गया है ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि क्या करने के लिए, टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम। तो उस पे जो उसने कंपनी के अकाउंट्स को एग्जामिन किया है उस पर ऑडिटर क्या देगा। देखिए, सजेशन देता है, कमेंट देता है, रेफर सर्टेन पॉइंट्स या मेक ए रिपोर्ट। तो ऑडिटर की जो ड्यूटी होती है वो होती है रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। अगर उसने क्या किया, अपने जो कंपनी के क्लाइंट के जो हैं वो रिकॉर्ड सारे चेक किए, उसके बाद सिर्फ उसकी ड्यूटी बनेगी मेक ए रिपोर्ट बनाने की, कि किस तरह का जो सिचुएशन है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं आपकी कंपनी के बिहाफ में, राइट। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, मेक ए रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एक्सपर्ट्स ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर एज टू द फेयरनेस ऑफ। अब यहाँ पे बोला गया है, और जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बोलते हैं, क्योंकि जो ऑडिटर है वो यहाँ पे एक्सपर्ट है, तो उसकी ओपिनियन है जो उसको एक्सप्रेस करता है ऑडिटर को। और ये किस बिहाफ में किया जाता है, फेयरनेस ऑफ, क्या, फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे, जनरल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड P&L। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ओपिनियन जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस केस में सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडिटर रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड इज कंसिडर्ड एज द डैश ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे बोला गया है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एड्रेस की जाती है मेंबर्स ऑफ द कंपनी को, जो आपके बेसिकली मेंबर्स होते हैं, जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या है, उनको एड्रेस की जाती है, और कंसिडर्ड एट द, और किस मीटिंग में यहाँ पे कंसिडर की जाएगी ऑडिट रिपोर्ट को, बोर्ड मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो सही आंसर बनता है वो बनता है AGM का, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जाता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर इश्यूज। अब यहाँ पे देखिए ऑडिट के जो डिफरेंट हमारे रिपोर्ट्स बनती हैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर आपके पास लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाए, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, जो ट्रांजेक्शन्स आपने चेक किए हैं, तो उसके बिहाफ में, उसके सपोर्टिंग में आपको प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल नहीं करा पाया आपका क्लाइंट, तो उस केस में आप कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, या एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इस केस में जो क्वालिफाइड ओपिनियन है वो यहाँ पे बनाई जाती है ऑडिटर के द्वारा, क्योंकि उसको यहाँ पे प्रॉपर जो एविडेंस वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो एविडेंस उसको नहीं मिल पाए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इस केस में सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वाला, when auditor does not have any objection regarding the information under audit then he issue an। अब यहाँ पे देखिए, जब भी ऑडिटिंग की जाती है तो उसके बाद अलग अलग केसेस बनते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक केस के अंदर ऐसा होता है कि हमारे जो ऑडिटर होता है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है और उसको किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है कंपनी के अकाउंट्स के रिगार्डिंग या ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। तो उस केस में वो कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, कौन सी रिपोर्ट बनाएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, एडवर्स ओपिनियन एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन एंड निगेटिव ओपिनियन। तो ये आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है, जिसके अंदर सभी रिकॉर्ड्स आपके सही पाए जाते हैं और आपका जो ऑडिटर होता है वो खुद को सेटिस्फाई कर लेता है कि हाँ, आपकी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी कंपनी के बिहाफ में ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू। अब ऑडिटर किसको रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होते हैं, यानी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए यहाँ पे होती है। ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट के लिए, ऑनर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए। देखिए यहाँ पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, तो उसी को जाके यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, अपनी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे देगा।
तो इस केस में आपका जो सही आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर मस्ट हैव ए through understanding of the entity, the client's business strategies, process and measurement indicators for critical success. This analysis helps the auditor to। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऑडिटर जो होता है उसको डिफरेंट टाइप की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए कंपनी के बारे में, जो उसका क्लाइंट है उसके बारे में, जैसे कि बिजनेस की स्ट्रेटजीज क्या हैं, प्रोसेस क्या है, मेजरमेंट इंडिकेटर क्या है क्रिटिकल सक्सेस के लिए, और ये सब एनालिसिस ऑडिटर को करना पड़ता है किस चीज़ के लिए, डिसाइड इफ दे वांट टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइंट्स स्ट्रेटजी दैट कुड अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, assess the level of the materiality in the appropriation for the audit, या आपसे लास्ट ऑप्शन पूछा गया है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर फ्रॉड इन द फाइनेंशियल प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे जो ऑडिटर होता है वो ये सब चीज़ें चेक करता है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या क्लाइंट पे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क तो नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऐसा कोई रिस्क तो नहीं है जो हमारे जो अभी दिख नहीं रहा, और जो स्ट्रेटजी जो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ऑडिटर है उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब यहाँ पे बोला गया है आपसे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए कौन सी चीज़ को फॉलो किया जाता है, आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। पहला ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल रिव्यू या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर सही सारे ही जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जाती हैं आपके। ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, इंक्वायरी भी की जाती है और एनालिटिकल रिव्यू भी यहाँ पे लिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी इन विच पर्सन वुड बोथ। अब यहाँ पे देखिए जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, ड्यूटी को अलग अलग बांट देना, तो उस केस में तो जो किया जाता है प्रॉपर सेग्रीगेशन, वो क्यों किया जाता है ड्यूटीज का, और जिससे कि क्या पता चल सके यहाँ पे एस्टेब्लिश कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट देम, ये करने के लिए रिकॉर्ड कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट के लिए, परपेचुअल एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड कंसील देम, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड लेजर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा। इस केस में जो भी एरर्स हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना और उनको कंसील करना, इस चीज़ के लिए सेग्रीगेशन किया जाता है। जो आपके ड्यूटी है उसका सेग्रीगेशन, उसका बंटवारा यहाँ पे किया जाता है अलग अलग तरीके से। मिस स्टेटमेंट की बात की गई है, किस चीज़ से आता है यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। पहला है एन इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग ऑफ द प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, एन ओमिशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर, एन इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए मिस स्टेटमेंट के अंदर ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी। पहला तो ये कि अगर आपने कोई डेटा यहाँ पे इनएक्यूरेट आपका डेटा है जो आपने यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस है उससे कलेक्ट किया है, और ओमिशन है किसी भी प्रकार का अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर, आपने जो अमाउंट है पूरा डिस्क्लोज नहीं किया और वो उसमें आपने कुछ छूट दिया यहाँ पे, और उसके अलावा इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेशन आपने लगाया हुआ है, तो उस केस में भी ये तीनों ही मिस स्टेटमेंट का केस बनते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही बनेगा। नेक्स्ट है मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम। अब यहाँ पे मिस स्टेटमेंट किस चीज़ से अराइज हो सकता है, ये आपसे पूछा गया, एरर से, फ्रॉड से या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो एरर से भी और फ्रॉड से भी, दोनों से मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस इज ए मेजरमेंट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए जब भी ऑडिट प्रोग्राम किया जाता है तो उसके अंदर अगर आपको सफिशिएंट ऑडिटर को सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं तो ये किस चीज़ का मेजरमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इस केस में ये होता है आपके क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस का, क्योंकि इसके अंदर आप कितने एविडेंस आपने यहाँ पे पेश किए हैं वो एक तरह से क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑडिट एविडेंस कैन बी क्लासिफाइड एज। अब यहाँ पे देखिए नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम उसको क्या करें, ऑडिट एविडेंस को सेग्रीगेट करें, यानी कि हम उसको बाइफर्गेशन उसका करते हैं, तो उस केस में क्या क्या बन सकते हैं, विजुअल एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे नेचर के बेस पे बोला है तो ये विजुअल एविडेंस भी होता है, ओरल एविडेंस भी होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है, और यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका सही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए सोर्स के बेसिस पे ऑडिट के एविडेंस आपसे पूछे गए हैं।
इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनता है। इंटरनल ऑडिट एविडेंस भी होता है, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस भी होता है, जिसको हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था पिछले पार्ट में। तो उसके अंदर जैसे ही आपकी एक तरह से नेचर होगा, उस हिसाब से हम उसका एविडेंस भी यूज करेंगे। तो बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल ऑडिट एविडेंस। अब इसके अंदर बोला गया है कि कौन सा इनमें से इंटरनल ऑडिट एविडेंस नहीं है। पहला, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको बीआरएस बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस या बाउचर। देखिए यहाँ पे बीआरएस क्या बनाया जाता है, कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर हम टैली करते हैं अपनी जो कैश बुक है उसको हम बैंक के स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे टैली करते हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई अगर गलती रह गई है तो वो यहाँ पे ठीक हो जाती है। दूसरा बैंक स्टेटमेंट। तीसरा कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस, ये भी आपका इंटरनल का पार्ट होता है, क्योंकि आप सेलिंग क्या करते हैं अपने कंपनी के अंदर से आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और बाउचर्स भी आप क्या करते हैं अपने कंपनी के अंदर हम मेंटेन करते हैं। बट जो बैंक स्टेटमेंट है ये बैंक यहाँ पे प्रिपेयर करता है और हमें बैंक से वो लेना पड़ता है। तो इस केस में जो एक्सटर्नल एविडेंस है वो बन जाएगा बैंक स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा गया था कौन सा इंटरनल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा, बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। अब यहाँ से आपको बोलना है कि कौन सा इसमें एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं है, ये आपसे पूछा गया, यानी कि इंटरनल है। देखिए बैंक स्टेटमेंट तो आपका हमने पहले ही बात कर ली, ये आपका किस तरह का है, एक्सटर्नल है आपका। परचेज इनवॉइस या एक्सटर्नल कंफर्मेशन, देखिए परचेज इनवॉइस ये आपका इस केस में आएगा या सैलरी सीट। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सैलरी सीट, क्योंकि ये आपका इंटरनल का पार्ट यहाँ पे होता है, जबकि ये तीनों ही आपके क्या है, एक्सटर्नल के पार्ट है। जैसे बैंक स्टेटमेंट है, परचेज इनवॉइस है जहाँ से आपने परचेज किया, यानी थर्ड पार्टी से आपने अपने क्रेडिटर से आपने परचेज किया, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी आपका इसी चीज में इंक्लूडेड होता है। तो ये तीनों ही आपके ऑडिटिंग के एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं, वाइल ऑप्शन नंबर डी, सैलरी सीट इज योर इंटरनल एविडेंस, क्योंकि इसको आप खुद कंपनी के अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस आर। अब यहाँ पे देखिए टेक्निक्स होती हैं ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। तो कौन से इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे होती है, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके अंदर आपके सारे ही सही होते हैं, इंस्पेक्शन भी, रिकैलकुलेशन भी और एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स। अब यहाँ पे देखिए रिलायबिलिटी होती है ऑडिट एविडेंस के अंदर। रिलायबिलिटी मतलब कितना हम उस पर वो सही, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये सही यहाँ पे है, तो वो रिलायबिलिटी कहलाती है। तो ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी किससे इन्फ्लुएंस हो सकती है, सोर्स से, नेचर से, सर्कमस्टेंसेस से, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस केस में ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर बनेगा। सोर्सेज के थ्रू भी इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है, नेचर जो है जैसा नेचर का है उसके हिसाब से भी हम इसमें इन्फ्लुएंस हो सकती है उसकी रिलायबिलिटी, और सर्कमस्टेंसेस से भी यहाँ पे इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दी अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाएगा। फिर है आपका 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग। अब इसके अंदर टेस्ट चेकिंग के अंदर आपके कौन सी आइटम है वो यहाँ पे सुटेबल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। परचेज ट्रांजेक्शंस, सेल ट्रांजेक्शंस, बैलेंस शीट आइटम्स या ऑल ऑफ। तो 94 का आपका बन जाएगा सही आंसर आपका बैलेंस शीट आइटम, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम जो है आपके टेस्ट चेकिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सुटेबल नहीं है ये। तो परचेज ट्रांजेक्शंस और सेल ट्रांजेक्शंस यानी कि आपके क्या है, ये एक तरह से हम इसको बाउचर्स इसके अंदर बनाते हैं। तो बाउचर्स को आपको इंटरनल जो आप चेक कर रहे हैं, टेस्ट चेकिंग जो कर रहे हैं उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि ये इसके लिए सुटेबल होते हैं। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके रिलेटेड पार्टी हैं, पार्टी ट्रांजेक्शंस हैं, क्या फीचर उसके हो सकते हैं। ये पर्सन और एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, ऑनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, कॉमन की मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके केस में आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, कॉमन की मैनेजमेंट होना चाहिए इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी शेल बी केप्ट एट डेस्क ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे देखिए जो बुक ऑफ अकाउंट होते हैं आपके, वो कंपनी के कहाँ पे रखे जाने चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस में रखे जाने चाहिए, ब्रांच ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में या हेड ऑफिस में। तो वो रखे जाने चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके होते हैं। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट।
if the financial statement do not comply with the accounting standard, the company shall disclose in its financial statement। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई नहीं करते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में, तो उस केस में कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके हैं, पहला द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द रीजंस फॉर सच डेविएशन, द फाइनेंशियल इफेक्ट्स इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ सच ट्रांजेक्शन डेविएशन। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, किसी कंपनी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई नहीं करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में, तो उसका रीजन कंपनी को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहला डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताना पड़ेगा, दूसरा रीजन कि आपको डेविएशन का रीजन क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा, और कोई फाइनेंशियल इफेक्ट्स हुआ है कोई अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेविएशन की वजह से, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 99, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू। अब यहाँ पे बोला गया है ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है, फाइनल जो ऑडिट हो गया उसके बाद जो रिपोर्ट यहाँ पे आती है, तो उसको किसके साथ अटैच करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट के साथ में, बोर्ड रिपोर्ट के साथ में, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी, या एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो आपके सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच होनी चाहिए एक एक कॉपी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी ऑडिट रेफर्स। अब यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट आपके किस चीज के लिए रेफर किया जाता है, आपके ऑप्शंस हैं वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेस, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एग्जामिनेशन अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी कि जो आपके कंसर्न प्रोप्राइटरी है उसके जो अकाउंट्स है उसके यहाँ पे एग्जामिनेशन करने को हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट यहाँ पे बोलते हैं। तो इसका 100 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा। सो गाइस ये थे आज के 25 क्वेश्चन। इसके अंदर काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड भी हैं जो काफ़ी बार के एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो इसकी तैयारी कीजिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसकी सीरीज को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।